वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 35 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर सूडो क्लास सेलेक्टर के बारे में। तो जो हमारी क्लास 34 थी उसमें हमने बात की थी कि CSS के अंदर जो होते हैं सेक्टर वो 5 होते हैं। तो क्लास 34 में हमने सीखे थे सिंपल सेक्टर और कॉम्बिनेटर सेक्टर। तो जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे जो है ना CSS के अंदर तीसरे सेक्टर थर्ड वाले वो हैं सूडो क्लास सेक्टर। तो आज हम बात करेंगे CSS के अंदर सूडो क्लास सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये समझाऊंगा किसका क्या सिंटैक्स होता है, मतलब सूडो क्लास सेक्टर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे HTML के कोड के अंदर। यहाँ पर स्टाइल टैग में फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कुछ सेलेक्टर, कोई टैग, कोई ID, कोई क्लास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया H1। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि सूडो क्लास सेक्टर को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है सेलेक्टर, तो उसके बाद आपने यहाँ लिखना होता है सेमीकोलन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सूडो क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक होती है सूडो क्लास होवर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट, जो भी प्रॉपर्टी आपने करनी है अप्लाई वो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये जो है ना सेमीकोलन और उसके बाद जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं CSS के अंदर सूडो क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो ये था इसका सिंटैक्स। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सेलेक्टर, ID, क्लास या किसी टैग का नाम, उसके बाद यहाँ पे आएगा सेमीकोलन और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी सूडो क्लास। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है होवर। ठीक है, तो CSS के अंदर जो है ना सूडो क्लासेस वो ये है सारी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैंने ना बनाए हैं सूडो क्लासेस के 4 कॉलम। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम इन चारों कॉलम्स को देखेंगे कि हर जो है ना सूडो क्लास का यहाँ पर क्या यूज है। तो सबसे पहले हम जो है वो समझेंगे कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 2 के अंदर जो सूडो क्लासेस आप देख रहे हैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ऐसे सो ऑन, हम सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर जो कॉलम 1 के अंदर हैं सूडो क्लासेस हम उनसे स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। तो बेसिकली जो कॉलम 1 है उसके अंदर 5 हैं सूडो क्लासेस, जैसे लिंक, होवर, विजिट, एक्टिव और टारगेट। तो कॉलम 1 में जो पहली 4 है ना सूडो क्लासेस वो मैं आपको ऑलरेडी हमारी CSS की क्लास 28 के अंदर सिखा चुका हूं। ठीक है, वह हमने बात की थी सूडो क्लास लिंक की, होवर की, विजिट की और एक्टिव की। ठीक है, तो 28 में मैं आपको क्लास 28 में मैं आपको पहली जो 4 थी सूडो क्लासेस मैं आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आती है टारगेट वाली। ठीक है, तो वो जो है ना वो हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। उसके बाद जो कॉलम 4 है, कॉलम 4 के अंदर सिर्फ एक ही है सूडो क्लास रूट वाली। ठीक है, तो ये भी मैं आपको हमारी CSS की क्लास 32 में, ठीक है 32 में आपको मैं सिखा चुका हूं। तो आप वो क्लास जो है वो देख सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। मतलब आपने इस क्लास को देखने के बाद सबसे पहले आपने देखनी है क्लास 28, जहां मैंने आपको टीच की है कॉलम 1 में जो है सूडो क्लासेस। ठीक है, वो आपने देखनी है। उसके बाद आप देखेंगे CSS की क्लास 32, जहां मैंने आपको कॉलम 4 में जो है सूडो क्लास उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम 2 के अंदर जो आप देख रहे हैं सूडो क्लासेस, उनके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। तो जो है ना हमारा कॉलम 2, उसमें जो हमारी पहली सूडो क्लास है उसका नाम है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगी आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ मैंने इसको कर दिया यहाँ पे खत्म। तो वो कैसे काम करेगी मैं आपको ये समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा HTML का कोड है, ये हमने लिया हुआ है एक डिव टैग, उसके अंदर यहाँ पर है ये सारे इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे है। अब मैं करूंगा क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा H1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी समझिए आप। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास की। ठीक है, यहाँ मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, यहाँ मैंने लगाई ब्रैकेट और मैंने यहाँ कहा कि इसका कलर कर दो रेड। ये है हमारी कॉलम 2 की पहली सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड। अब ये करेगी क्या, जब मैं ऐसे लिखूंगा ना तो ये करेगी कि ये मेरे इस HTML पेज के ऊपर उस H1 का कलर करेगी रेड जो किसी पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड होगा। मेरी बात आप समझे होंगे। जब मैं ऐसे लिखूंगा यहां मैं आके करूंगा रिफ्रेश, आपने देखा हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो हमारा डिव है ना, ये वाला डिव, इसके अंदर ये पेरेंट है और इसके जो चाइल्ड हैं वो सारे चाइल्ड हैं, इसके 8 चाइल्ड हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला चाइल्ड है, इस डिव का जो पहला चाइल्ड कौन सा है वो है H1। तो इस वजह से इसका कलर जो है वो हो गया है रेड। मतलब हमारे पूरे HTML के वेब पेज के ऊपर, ठीक है, हमारे इस पूरे पेज के ऊपर उस H1 के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी जो आप यहां लिखेंगे वो अप्लाई होगी जो किसी पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड होगा। अब मेरी बात यहां समझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैं P लिख दूं तो आप देखेंगे
कि यहाँ पर जो P टैग है वो किसी भी पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो P है वो यहाँ पर आ रहा है, जो P है वो फिफ्थ चाइल्ड है, तो उस वजह से प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मैंने सेव किया, देखेंगे कुछ नहीं हो रहा, कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल H1, तो क्योंकि H1 जो है वो इस पेरेंट का पहला चाइल्ड है ये वाला, तो इस वजह से प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, लाजम नहीं कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना डिव एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर डिव यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल हो, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं जो है ना इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो दो बन गए हमारे पास पेरेंट, एक ये पेरेंट है और एक ये पेरेंट है और इसके अंदर चाइल्ड है। अब इन दोनों पेरेंट के अंदर जो पहला है ना इनका चाइल्ड वो H1 टैग है, इसी वजह से इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो अगर मैं ये करूं कि अगर मैं इसको जो है ना फर्स्ट चाइल्ड वो कर दूं किसी पैराग्राफ को, तो आप देखेंगे इसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं यहाँ लिख दूं दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ मैं आकर लिख दूं P, अब ये क्या करेगा, हमारे इस पूरे वेब पेज के ऊपर किसी ऐसे पेरेंट को सर्च करेगा जिसका फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ होगा। अगर तो मिल जाएगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर ये जो है ना मेरा पैराग्राफ, इसका कलर हो गया है रेड। क्यों हुआ है? क्योंकि इस पेरेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो पैराग्राफ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये मैं इसको ना ले आता हूँ वापस आपके लिए, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कर दिया रिमूव, ओके जी। देखें जी, अब हम बात करते हैं लास्ट चाइल्ड की। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये हमारी है फर्स्ट चाइल्ड हो गया, अब आ गया लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखें जी, यहाँ लिख दूंगा मैं सिर्फ लास्ट चाइल्ड। अब ये फर्स्ट चाइल्ड का हो जाएगा उल्ट। लास्ट चाइल्ड में होगा कि हमारे पूरे वेब पेज के ऊपर ऐसा H1 टैग जो किसी पेरेंट का लास्ट चाइल्ड होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी हेडिंग का कलर रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी हेडिंग किसी भी पेरेंट का लास्ट चाइल्ड नहीं है। अगर हम इसकी भी बात करें तो इसके अंदर जो इसका लास्ट चाइल्ड है वो कौन है? वो एक पैराग्राफ है। H1 तो है ही नहीं, इस वजह से प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, अगर यहाँ मैं लिख दूं P, तो आप मुझे बताएं कि कलर रेड होगा कि नहीं होगा? होगा। ये देखिए हो गया है ना। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पेरेंट है इसका जो लास्ट चाइल्ड है वो एक पैराग्राफ है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होगी। कलर इसका हो गया है रेड। आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या हो कि अगर मैं इस पेरेंट के बाद, मतलब इस पेरेंट के बाहर इस पैराग्राफ को लिख दूं, ठीक है, यहाँ मैं कह दूं कि दिस इज क्या लिखें, दिस इज एन अदर पैराग्राफ। तो अब देखेंगे कि इसका भी कलर चेंज हो रहा है ना, साथ साथ जो है ना वो कलर चेंज हो जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका कलर कैसे चेंज हो गया? ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये तो किसी का चाइल्ड नहीं है ना। तो आप गलत सोच रहे हैं, ये चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है? ये बॉडी टैग का चाइल्ड है। मैंने बताया था जो भी टैग किसी के अंदर होता है ना, वो किसी ना किसी का चाइल्ड होता है। तो अब हुआ ये है कि ये जो बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग के यहाँ पर चाइल्ड दो हैं। कौन सा? एक डिव टैग और एक पैराग्राफ टैग। तो मैंने बात की थी कि ऐसा पेरेंट जिसका लास्ट चाइल्ड पैराग्राफ होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हो गया, ये देखें, ये जो बॉडी टैग है इसका जो है ये पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हैं, जिसका लास्ट चाइल्ड है वो पैराग्राफ है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। ये जो है ना टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, इस वजह से आपको ये समझना होगा, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पे आ गया लास्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है? फर्स्ट चाइल्ड जो है ना वो उसमें ये होता है कि कोई भी पेरेंट एक हो, दो हो, तीन हो, कोई भी पेरेंट, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और जो भी आप यहाँ पे टैग लिखेंगे उसको देखेगा कि वो फर्स्ट चाइल्ड है कि नहीं है। और अगर बात करें हम लास्ट चाइल्ड की, तो देखेगा कि वो जो भी आप यहाँ पे टैग लिखेंगे वो उस पेरेंट का लास्ट चाइल्ड है कि नहीं। अगर तो होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, नहीं होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आसान था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं nth चाइल्ड की। अब इसमें क्या है, जो है ना फर्स्ट चाइल्ड जो है वो सिर्फ होता है अप्लाई पहले चाइल्ड के ऊपर, और जो है लास्ट चाइल्ड वो सिर्फ होगा अप्लाई प्रॉपर्टी लास्ट चाइल्ड के ऊपर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किसी दूसरे चाइल्ड के ऊपर, थर्ड चाइल्ड के ऊपर, ऐसे सोन, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के अलावा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे nth चाइल्ड को। मैं आपको अभी बात ना समझाता हूँ। यहाँ पर आके मैंने दोबारा लिखा H1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं nth चाइल्ड,
साथ यहाँ पे आती है ब्रेसेस। अब यहाँ मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 2, यहाँ मैंने लिखा 2, इसका मतलब है सेकंड चाइल्ड। अब होगा क्या, होगा ये कि ये देखेगा किसी ऐसे पेरेंट को जिसका जो दूसरा चाइल्ड है वो H1 टैग हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पेरेंट का जो दूसरा चाइल्ड है वो H1 टैग है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी। ठीक है, लाजम नहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट हो, यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर पेरेंट मल्टीपल होंगे तो वो सब पेरेंट में देखेगा कि क्या उसका दूसरा चाइल्ड जो है वो H1 है कि नहीं है। आसान था। ठीक है, अगर यहाँ लिख दूंगा मैं 3 तो देखेगा तीसरा चाइल्ड, अगर यहाँ लिख दूंगा मैं 5 तो 5 तो यहाँ पे कोई चाइल्ड है ही नहीं H1 नाम का, क्योंकि यहाँ पर 5 चाइल्ड तो पैराग्राफ है, उसको प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप चाहें तो आप फार्मूलेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो है ना अब ये देखें, यहाँ पर ये लिखता हूँ मैं 2 की पावर n, सॉरी 2n लिखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ना वो स्टार्ट हो गई है बेसिकली इवन नंबर। पहले जो है ना वो हुआ कलर चेंज सेकंड चाइल्ड का, फिर फोर्थ का। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं करता हूँ तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं H1 ज्यादा कर दूँ ना तो आप देखेंगे ये इवन नंबर में करता रहेगा, दूसरा चौथा ऐसे 6वां ऐसे 8वां। ठीक है, आसान था। अच्छा, ये आ गया। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ कुछ ऐसे करके +1, तो आप भी इसको खुद से करें एक्सप्लोर। अब ये क्या करेगा, अब देखेगा पहला तीसरा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा आप ये चाहें तो यहाँ पे टेबल भी कर सकते हैं। ये देखें, जब मैं यहाँ लिखता हूँ 2n, तो ये जो n है ना इसको वैल्यू मिलती है पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे जब आप ऐसे लिखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे होता है टेबल 2 का। ठीक है, और जो वैल्यू n की है वो कुछ ऐसी होती है, पहले n की वैल्यू होगी 1, ठीक है, फिर होगी 2, फिर होगी 2, फिर होगी 3, ऐसे वैल्यू जो है ना वो पुट होती रहेगी n की जगह और ये चलता रहेगा। अगर यहाँ मैं बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल टेबल 3 का, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आ गया पहले तीसरे चाइल्ड के ऊपर, और यहाँ चाइल्ड और भी होते H1 के तो जाना था 6वें चाइल्ड के ऊपर, फिर 9वें चाइल्ड के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, इतना की मुश्किल चीज है नहीं। ठीक है, अच्छा अभी चौथा जो हमारा है वो है nth लास्ट चाइल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा था कि जब मैं यहाँ लिखता हूँ ना ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल, तो ये आता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ लिख दूंगा मैं लास्ट। ये देखें अभी आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब क्या, नीचे से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरा या कोई भी लिख लिया, क्या नीचे से पूरे वेब पेज के ऊपर कोई ऐसा पेरेंट है जिसका नीचे से कोई चाइल्ड H1 हो दूसरे नंबर पर। नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं पैराग्राफ, यहाँ लिखता हूँ मैं पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पेरेंट है ना, ये वाला पेरेंट, ये वाला जो पेरेंट है नीचे से दूसरे नंबर के ऊपर इसका चाइल्ड पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है पैराग्राफ, तो यहाँ पर पैराग्राफ है तो इसका ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पे होगा ये कि अगर जो था ना लास्ट चाइल्ड वाला, ये उसका उल्टा है, बस लास्ट चाइल्ड में होता है सिर्फ आखिरी वाला, लेकिन आप चाहते हैं कि नीचे से कोई दूसरा तीसरे उसके ऊपर आपने करनी प्रॉपर्टी अप्लाई, तो आप उसके लिए इसको कर लेंगे। अब देखेंगे, ये देख यहाँ से पैराग्राफ नीचे से तीसरे नंबर के ऊपर कोई, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ठीक है, नीचे से जो है ना वो तीसरे के ऊपर जो है प्रॉपर्टी अप्लाई होगी है पैराग्राफ के ऊपर, जिसके ऊपर करनी है उसको आपने यहाँ लिखना जरूर है। ठीक है, तो अभी जो सारे चाइल्ड है ना, अगर आपको इनकी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आगे जाके मेरी एक आएगी क्लास, उसमें बेसिकली मैं आपको ये टीच करूंगा कि हम CSS के अंदर टेबल को कैसे करते हैं स्टाइल। तो वहां पे जो है ना मैं ये जो है ना चाइल्ड वाली जो वैसे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, इनको इस्तेमाल करूंगा, तो तब आपको इनकी समझ आएगी आसानी के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये आ गया। तो नीचे से अगर आपने करना है अपनी मर्जी के किसी चाइल्ड के ऊपर, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे करके nth लास्ट चाइल्ड, और अगर सिर्फ आपने करना है अप्लाई लास्ट चाइल्ड के ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ आप लास्ट चाइल्ड। इस तरह से अगर ऊपर से अपनी मर्जी का कोई आपने चाइल्ड के ऊपर करनी है प्रॉपर्टी अप्लाई, तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे nth चाइल्ड। ठीक है, तो आसान था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप की, ये क्या है, तो मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं ना इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखा, दोबारा गया H1 में, मैं P को पकड़ता हूँ, यहाँ मैंने जाकर लिखा फर्स्ट ऑफ टाइप। अभी आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। कलर इसका मैं कर देता हूँ अभी आपके लिए रेड। प्रॉपर्टी जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन अभी आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। जब हम इस्तेमाल करते थे ना फर्स्ट चाइल्ड को, जब हम इस्तेमाल करते थे फर्स्ट चाइल्ड, उसमें होता ये था कि वो ये देखता था कि ये जो टैग है जो भी हम यहाँ लिखते थे वो किसी पेरेंट का फर्स्ट चाइल्ड है कि नहीं है। अगर तो वो होता था तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी,
अगर वो नहीं होता था तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन अगर मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट ऑफ टाइप, तो फिर ये करेगा कि वो देखेगा कि क्या किसी पेरेंट के अंदर कोई ऐसा चाइल्ड है जो पैराग्राफ टाइप का है और वो पहले नंबर पे आता है। नहीं समझ आई, बताता हूं। अब यहां देखिए, ये जो है ना, ये मेरा पेरेंट है। अब इसका जो फर्स्ट चाइल्ड कहने को तो वो ये वाला है H1 टैग, लेकिन अगर आप चलते रहे तो यहाँ पे आगे जाके पैराग्राफ टैग भी आते हैं, आ रहे हैं ना। अब इन पैराग्राफ टैग में से पहला पैराग्राफ टैग कौन सा है? ये वाला, यही है ना। इस वजह से इसके ऊपर जहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है इसका कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि इसका फर्स्ट चाइल्ड है कि नहीं है, वो ये देखेगा कि जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं, मतलब किसी भी पेरेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनमें से जो पहला पैराग्राफ टैग है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये होता है फर्स्ट ऑफ टाइप। अगर यहां लिख दूंगा फॉर एग्जांपल H1, तो अब भी ये वही काम करेगा कि इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि जितने भी H1 टैग्स हैं किसी भी पेरेंट के अंदर, उसमें से जो पहला H1 है वो ये वाला है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मैं ये टॉपिक समझाऊं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट ऑफ टाइप। दो जी, फर्स्ट ऑफ टाइप का उल्टा है लास्ट ऑफ टाइप। ये तो आपको समझाने की मेरे का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए लास्ट ऑफ टाइप। अब होगा क्या? होगा ये कि इस पेरेंट के अंदर जितने भी H1 टैग्स हैं उनका जो आखिरी H1 टैग है उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो वो ये वाला ना, फोर्थ हेडिंग वाला, देखिए इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। आसान था, ठीक है। अगर यहाँ लिख दूंगा मैं P टैग। अब यहाँ पे देखें कि इस पेरेंट के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेरेंट होंगे मल्टीपल तो फिर उन सब के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना उनके प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस पेरेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उसका जो आखिरी पैराग्राफ टैग है वो है ना, तो है तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर भी एक चीज है, वो जी है कि जब आप यहाँ लिखते हैं ना लास्ट ऑफ टाइप, तो सबसे पहले लास्ट ऑफ टाइप, हाँ लास्ट ऑफ टाइप, तो सिर्फ अप्लाई होगी आखिरी टैग के ऊपर। और जब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ टाइप तो सिर्फ होगी प्रॉपर्टी पहले टैग के ऊपर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी H1 टैग्स होंगे उसमें से जो पहला होगा H1 टैग उसके ऊपर हो जाएगी प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ टाइप और अगर आप यहाँ लिखेंगे लास्ट ऑफ टाइप तो जितने H1 टैग होंगे उनमें से जो आखिरी होगा H1 टैग उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपने करना है स्पेसिफाई कि दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, जैसे हमने किया था हमारे इस nth चाइल्ड के अंदर। इसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ऑफ टाइप के बाद nth ऑफ टाइप। तो ये अभी देखें, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिखूंगा मैं nth ऑफ टाइप। अब यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल मैं 2। अभी आप मेरी बात समझेंगे। अब यहाँ पे होगा ये, जितने भी H1 टैग्स हैं उनमें से जो दूसरे नंबर वाला H1 टैग होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पैराग्राफ लिखा हुआ, तो जितने पैराग्राफ टैग्स हैं उनमें से जो दूसरे नंबर के ऊपर होगा उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और यहाँ पे हो चुकी है। अगर यहाँ लिख दूंगा मैं H1, ठीक है, तो जितने भी H1 टैग्स हैं किसी भी पेरेंट के अंदर उसमें से जो दूसरे नंबर के ऊपर होगा ना H1 टैग उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप देखें यहाँ पर हो चुकी है कि आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सिर्फ आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ टाइप जो पहला होगा उसके ऊपर होगी, अगर आप लिखेंगे लास्ट ऑफ टाइप जो होगा आखिर उसके ऊपर होगी, अगर आप लिखेंगे nth ऑफ टाइप तो आप खुद से कर सकते हैं स्पेसिफिक किस नंबर वाला आपको चाहिए। और यहाँ पे भी आप फार्मूले ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ लिख दूंगा मैं थर्ड, तो किसी भी पेरेंट के अंदर अगर थर्ड नंबर के ऊपर, मतलब जितने भी H1 टैग्स हैं उसमें से जो तीसरे नंबर के ऊपर होगा H1 टैग उसके ऊपर प्रॉपर्टी सिर्फ अप्लाई हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया nth लास्ट ऑफ टाइप। ये आपने खुद करना है क्योंकि ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बेसिकली करेगा क्या कि ये देखेगा नीचे से, ठीक है, नीचे से देखेगा कि आखिरी। अब देखें यहाँ पर, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जितने भी H1 टैग्स हैं नीचे से तीसरे नंबर वाला कौन सा है? 1 2 3 ये वाला ना, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अगर यहाँ मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 2, तो देखें नीचे से दूसरे नंबर वाला कौन सा है? 1 ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ कर दूंगा पैराग्राफ टैग तो वो पैराग्राफ के ऊपर कर देगा। आपका काम है कि आप करें प्रैक्टिस। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, टेबल जो होगी ना मेरी क्लास टेबल वाली, उसमें आपको ये अच्छी तरह से टीच कर दूंगा इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकली। फिलहाल अभी भी कर रहा हूँ लेकिन तब आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ पर आपने ये भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं जी ओनली चाइल्ड की। ये बड़ा अच्छा है। तो इसके लिए मैं करता क्या हूँ, वैसे तो सारी अच्छे हैं, अब मैं करता क्या हूँ कि मैं ना इसको कर देता हूँ कमेंट आपके लिए, ठीक है जी।
और यहाँ मैं करता हूँ, इसको करता हूँ मैं यहाँ से अनकमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, ये भी मेरे पास है डिव टैग, उसके अंदर आ गया है पैराग्राफ टैग। अब जो है ना ओनली चाइल्ड वाला, ठीक है, ओनली चाइल्ड, अब ये करेगा क्या, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले पी सेमीकोलन ओनली चाइल्ड, यहाँ मैं कर दूंगा कलर रेड, तो कलर रेड हो जाएगा। हो गया ना सर जी, आपने किया क्या, अभी बताता हूँ। अब होगा ये देखेगा कि इस पूरे HTML के पेज के अंदर क्या कोई ऐसा पेरेंट है, क्या कोई ऐसा पेरेंट है जिसका चाइल्ड पैराग्राफ टैग हो और सिर्फ उसका एक ही चाइल्ड हो। मतलब ऐसा पेरेंट जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एक से ज्यादा चाइल्ड नहीं है, और जो एक चाइल्ड है वो भी पैराग्राफ टैग है। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना हमारा डिव टैग, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, कौन सा, पैराग्राफ टैग। इस वजह से इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर मैं इस डिव के अंदर कोई दूसरा जो है वो चाइल्ड ऐड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ में लिख दिया पैराग्राफ या कुछ भी लिख दिया, तो आप देखेंगे कि कलर उसका वापस आ गया ब्लैक के अंदर। क्यों, क्योंकि अब इस डिव टैग के अंदर चाइल्ड 2 हैं। तो अगर चाइल्ड 1 होगा, मतलब ये जो पैराग्राफ टैग है ये किसी पेरेंट का इकलौता चाइल्ड होगा तब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लिखा है पी टैग, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा पेरेंट जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो चाइल्ड भी पी टैग होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई और टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1 H2, तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे उसको आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा, अगर यहाँ मैं पैराग्राफ की जगह कोई और टैग लिख दूँ H2 टैग, देखें तो फिर भी जो है ना वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। देखा आपने, कलर वापस आ गया, कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी यहाँ पर जो है ना वो चाइल्ड इसके 2 हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली पी टैग के साथ इसकी एक और सिबलिंग यहाँ पर आ गया है या आ गई है, पता नहीं। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं होगी। अगर ये पी टैग इकलौता चाइल्ड होगा तो सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, आसान था। अब यहाँ पे आ गया जी ओनली चाइल्ड हो गया। अब आ गया ओनली ऑफ टाइप, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा था कि जब था ना ओनली चाइल्ड, तो उसमें सिर्फ होता था कि पी टैग सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, एक बार ही होगा, उसके अलावा ना पी टैग और भी हो सकता है ना कि और टैग हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ लिखेंगे ना ओनली ऑफ टाइप, तो उसका क्या होगा, अभी आप देखें, आप यहाँ मैं लिखता हूँ ओनली ऑफ, ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स तो हैं, ये मुझे पता है, लेकिन आपने करनी है प्रैक्टिस। अगर मुझे आती है तो आपको भी आ सकती है। ठीक है, यह लिखूंगा मैं पैराग्राफ ओनली ऑफ टाइप, इसका मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, पर क्योंकि आपने किया क्या है मैं बताता हूँ भी आपको। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और पैराग्राफ भी लिख दूंगा, अगर यह लिख दूंगा मैं, तो देखें ये हो गया, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, कलर वापस आ गया। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ की जगह कोई और टैग लिखूं, यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल H2 टैग, दिस इज कुछ लिख दिया, और देखिए अब इसका कलर चेंज है। फिर भी मेरी बात समझें, अगर मैं इसके साथ, इस पैराग्राफ टैग के साथ पैराग्राफ टैग लिखूंगा दोबारा यहां पर, तो अब देखेंगे कि प्रॉपर्टी पहले वाले टैग पर हो जाती है खत्म। और अगर मैं पैराग्राफ टैग की जगह कोई और टैग लिखता हूं, जैसे यहां लिखा मैंने H1, तो देखेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब हुआ ये है कि ऐसा पेरेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही पी टैग होना चाहिए, उसके अलावा कोई और पी टैग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा पेरेंट जिसके चाइल्ड में से, जिसके चाइल्ड हैं जो हैं जितने मर्जी हो, लेकिन उन चाइल्ड में से पैराग्राफ वाला जो चाइल्ड है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, ओनली ऑफ टाइप के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर कोई और पैराग्राफ वाला टैग नहीं लिख सकते। जब आप ऐसे लिखेंगे, इससे होगा ये कि अब इस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं और दोनों पैराग्राफ है, इस वजह से प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई तब होगी कि इस पेरेंट के चाइल्ड जितने मर्जी हों, लेकिन पैराग्राफ वाला चाइल्ड सिर्फ एक ही हो सकता है। इस वजह से अगर मैं पैराग्राफ की जगह के और टैग यहाँ लिखूंगा ना, तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, क्योंकि अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग तो एक ही है, चाइल्ड बेशक 2 हैं, लेकिन पैराग्राफ वाली जो टाइप है वो सिर्फ एक ही है। इस वजह से इसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी। आपको मेरी बात यहाँ समझ आ गई होगी। जो ओनली चाइल्ड है उसके अंदर सिर्फ चाइल्ड एक ही होगा, सिर्फ चाइल्ड एक ही होगा, जो मैंने बताया था ओनली चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वो चाइल्ड जो भी हो, ठीक है, सिर्फ एक ही होना चाहिए। लेकिन जो ओनली ऑफ टाइप है उसमें चाइल्ड ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो टैग जिसका आप नाम यहां पर लिखेंगे वो सिर्फ एक ही होना चाहिए उस पेरेंट के अंदर। अच्छा, ओके, उसके बाद आ गया जी हमारे पास एम्प्टी, ये भी अच्छा है। ठीक है, एम्प्टी में बेसिकली होता क्या है कि एम्प्टी के अंदर जो है हमारा टैग खाली होता है। सर ये खाली मतलब मैं बताता हूँ भी आपको, इसको मैंने कर दिया कमेंट, और ये देखें जी, ये देखें आप,
यहाँ पे ना मेरे पास एक टैग है डिव टैग, उसके अंदर मैंने लिखा है पैराग्राफ टैग और ये खाली है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो ये है, मैं यहाँ लिखूंगा पैराग्राफ, यहाँ लिख दूंगा मैं एम्प्टी, ठीक है। और अगर यहाँ मैं लिखूंगा ना टेक्स्ट कलर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से यहाँ मैं आपको बॉर्डर देकर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 2 पिक्सल सॉलिड रेड या ब्लू, कोई भी कर लेते हैं, या मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो बॉर्डर आ गया। अब आप किस तरह आपने किया गया बताता हूँ। होगा ये कि देखेगा इस पूरे वेब पेज के ऊपर ऐसे चाइल्ड को देखेगा, ऐसे चाइल्ड को देखेगा जो एम्प्टी होगा, जो खाली होगा। तो यहाँ लिखा है मैंने पैराग्राफ टैग, इसका मतलब ये है कि इस पूरे वेब पेज के ऊपर ऐसे पैराग्राफ टैग को देखेगा, मतलब जो कि चाइल्ड होगा, ऐसे पैराग्राफ टैग को देखेगा जो बिल्कुल एम्प्टी होगा, खाली होगा। देखें इसमें मैंने कुछ भी लिखा हुआ। तो अगर यहाँ मैं कुछ लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया फास्ट अप, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया ना, तो अब देखेंगे कि जो बॉर्डर था वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये पी टैग खाली नहीं रहा, अब ये भर गया है। अच्छा, अगर यहाँ मैं एक स्पेस भी दे दूं ना सिंगल, अभी देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है, मतलब खाली है तो प्रॉपर्टी अप्लाई है। अगर मैं सिंगल स्पेस भी दे दूं तो प्रॉपर्टी फिर भी इसके ऊपर नहीं लगेगी। इसका जो है ना बिल्कुल एम्प्टी होना जरूरी है। मतलब आप चाहते हैं कि आपने किसी ऐसे टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो बिल्कुल खाली है, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास है एम्प्टी के बाद नोट, ये भी अच्छे वाला है, ठीक है। अभी करेगा क्या ये भी आपको बताते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं नोट, इसके साथ आती होती है ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं बताता हूँ करना क्या है इसका। अब देखिए मैं करता क्यों कि मैं ना ठीक है, ये मैंने एक और रखा हुआ है टैग मेरे पास, ये वाला टैग है, इसके ऊपर करता हूँ मैं कुछ। देखें जी, ये मेरे पास एक टैग है डिव टैग, उसके अंदर जो है मेरे पास है पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग को मैंने दिया क्लास, ठीक है, माई क्लास के नाम से, उसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी भी टैग के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपके वेब पेज के अंदर जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, सवाए एक स्पेसिफिक टैग के, उसको छोड़कर सब के ऊपर आपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी करनी है अप्लाई। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अब इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर सब के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए सवाए इस पैराग्राफ टैग के। तो इसलिए मैंने यहां दी है क्लास, माई क्लास के नाम से। मैं करता क्या हूं, यहां आऊंगा, यहां लिखा मैंने पैराग्राफ टैग नोट, यहां मैंने लिखा डॉट लगा के माई क्लास। इस वजह से उसके लिए मुझे यहां पर इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे अभी आपको समझ अगर नहीं ना आई तो कोई बात अभी आपको आ जाएगी। यहाँ मैंने लिखा यहाँ मैंने लिखा कलर रेड। अब देखिए हुआ ये है कि हमारे वेब पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ टैग थे उन सब का जो कलर है वो रेड हो गया है सवाए इस पैराग्राफ टैग के। देख रहे इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसको हमने दिया क्लास। तो मैंने यहाँ पे कहा कि पैराग्राफ नोट माई क्लास, जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, सिर्फ उसके ऊपर नहीं करनी जिसकी क्लास ये वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहां समझ आ गई होगी कि सबके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सवाए उस पैराग्राफ टैग के जिसकी क्लास ये वाली होगी। आप चाहें तो यहाँ पे आईडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये भी जो है समझ में आ गया होगा, ये भी आसान था, ठीक है। तो ओके, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, वापस आओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, ओके, इसको मैंने कर दिया ऐसे। मैं यहाँ पर आया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे कॉलम 2 की लास्ट सूडो क्लास के बारे में, जो कि है लैंग का यहाँ मतलब है लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर करनी है प्रॉपर्टी अप्लाई। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी आपको समझा देते हैं। मैंने इसको भी कर दिया यहाँ से कमेंट। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, सॉरी मेरे पास एक है डिव टैग, उसके 2 चाइल्ड हैं। जो पहला चाइल्ड है उसके जो है वो पी टैग है, उसमें मैंने लिखी हुई है इंग्लिश, दिस पैराग्राफ इज इन इंग्लिश। और जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर मैंने लिखी है फ्रेंच, ठीक है। तो ये मुझे पढ़नी नहीं आती लेकिन मैंने लिखी है, ठीक है, ट्रांसलेट करके। अब मैंने किया क्या, जो है ना मेरा पैराग्राफ टैग पहले वाला, उसको मैंने लिखी है, इसको मैंने दिया एक एट्रीब्यूट, ठीक है, लैंग EN। और जो है ना दूसरा पैराग्राफ उसको मैंने लिखा है, उसको मैंने दिया है एट्रीब्यूट लैंग FR, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट है ये HTML के अंदर होते हैं और ये हमने इसको यहाँ भी लिखा होता है बेसिकली, टॉप पे देखें आप, ठीक है, जहाँ मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश। अब आप चाहते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हम
उसका इस्तेमाल करेंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ लिखूंगा सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग, यहाँ मैंने लिखा लैंग के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे उस लैंग्वेज का नाम जो आपने यहाँ लिखी थी, यहाँ पर लिखी ना आपने EN, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल EN, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ प्रॉपर्टी अप्लाई। मैंने यहाँ पे कहा कलर इसका होना चाहिए रेड। देखिए जी, आप देख रहे हैं कि इस इंग्लिश लैंग्वेज का कलर हो गया है रेड, मतलब ऐसा पैराग्राफ जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है उसका कलर रेड हो गया है। अगर यहाँ मैं कर दूं फ्रेंच FR, तब देखेंगे जो हमारा दूसरा पैराग्राफ था इसमें मैंने लिखी थी फ्रेंच, उसका कलर यहाँ पर हो गया है रेड। या कोई प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी हो, अच्छा ये करने के लिए ना आपने यहाँ पर पहले इस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे फिर जो आपका काम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे टैग का नाम, लैंग्वेज, और ये आप ऐसे करके करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो कॉलम 2 था, ठीक है, कॉलम 2 के अंदर जो थी सूडो क्लासेस हमने सीख ली हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम 3 के अंदर जो सूडो क्लासेस हैं। तो जो कॉलम 3 के अंदर है ना सूडो क्लासेस, उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है फॉर्म को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कॉलम 3 के अंदर जो सूडो क्लासेस हैं उनका क्या इस्तेमाल है। बल्कि रुक जाए, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये होगी काफ़ी लेंथी, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि हम कॉलम 3 को जो है वो मैं आपको टीच करता हूँ हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। कॉलम 3 को हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो हमारी थी आज की क्लास, उसके अंदर हमने सीखा है कॉलम 1 में जो थे एट्रीब्यूट, और जो कॉलम 1 में थे सूडो क्लासेस, और जो कॉलम 2 में थी, और जो कॉलम 4 में थी, ठीक है। जो मैंने आपको कहा ये है कि जो कॉलम 4 के अंदर जो पहली है ना, जो कॉलम 1 के अंदर जो पहली है ना 4 सूडो क्लासेस, लिंक, होवर, विजिटेड, एक्टिव, अगर आपने ये सीखनी है तो आप देखें CSS की क्लास 28। और अगर जो कॉलम 4 के अंदर है एक सूडो क्लास रूट वाली, अगर आपने ये सीखनी है तो आप देखें CSS की क्लास 32, ठीक है। तो जो कॉलम 3 है वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा, अब जो कॉलम 1 है उसके अंदर जो है 5वां मेरे आप देख रहे हैं सूडो क्लास, वो है टारगेट, ठीक है। तो अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं की, तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ मेरे पास एक, यहाँ पे देखें आप, यहाँ में लिखा हुआ है कि HTML, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ स्क्रीन को, ये देखें आप, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 3 LI टैग, इसको मैंने दी हुआ है यहाँ पर एंकर टैग के अंदर, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है #home, #about, #contact। यहाँ मेरे पास है div, और मैंने दी हुई है इनको ID, ठीक है। जो मैंने ID यहाँ दी है वही मैंने यहाँ दिया है। तो आपको HTML जो है वो आपको आती है। बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या कि यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है इंटरनल, मैंने किया है लिंक। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, देखिए अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक होम के ऊपर तो ये होम वाला आ जाता है। करता हूँ अबाउट के ऊपर तो आ जाएगा अबाउट वाला, अगर करता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर तो आ जाएगा कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको HTML में सिखा चुका हूँ। मैंने बेसिकली किया क्या है कि मैंने इस एंकर टैग के अंदर ना, इस एंकर टैग के अंदर, इस HRF के अंदर कोई लिंक पेस्ट नहीं किया। बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने इस डिव को पूरे को दी एक ID, और उस ID का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जब मैं करूँगा सिलेक्ट इस होम के ऊपर तो आ जाएगा ये वाला, ये आपको आता है अगर आपने HTML सीखी हुई है, ठीक है। अब इसका काम क्या है टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये जाऊँगा और स्टाइल टैग में जाके ना मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हैश होम, ठीक है। मैंने उस ID का यहाँ नाम लिखा और यहाँ मैंने लिखा टारगेट, यहाँ मैंने लिखा टारगेट। अब मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। अब आपके सर आप कर क्या रहे हैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। और जो कलर है टेक्स्ट का वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर वाइट। ये मैंने किसके ऊपर किया है, ये मैंने किया है इसके ऊपर। ये जो है ना मेरी ID होम, पहले मैंने लिखा इस ID का नाम, फिर मैंने यहाँ लगाया टारगेट एट्रीब्यूट। ये क्या करेगा अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और कलर, मैंने कलर वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट, मैंने इसको कॉपी किया और मैं अब इसको जो बाकी मेरे डिव है ना उनके ऊपर भी मैं लगाता हूँ इसको। जैसे जो मेरा दूसरा डिव है उसकी जो है ना ID वो है अबाउट, तो यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा अबाउट, ठीक है। तो उसको जो है कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कलर इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है। अब मैं इसी को करता हूँ यहाँ से पेस्ट दोबारा से, और ये जो मेरी तीसरी ID है ना ये वाली कॉन्टैक्ट वाली, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट। अब होगा क्या, होगा ये देखेंगे आप, जब मैं करूंगा ना क्लिक, इसको मैंने सेव कर लिया, जब मैं करूंगा क्लिक इस होम के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो था ना मेरा होम वाला सेक्शन, उसके जो कलर है वो चेंज हो गया है। और कलर चेंज कौन सा हुआ है, जो मैंने यहाँ दिया था ब्लू, तीसरे में ब्लू दे दिया ना, तो यहाँ ग्रीन करते हैं, ग्रीन। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं करता हूँ क्लिक हमारे इस अबाउट के ऊपर, तो ओपन हो जाएगा अबाउट वाला, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ क्लिक इस कॉन्टैक्ट वाले के ऊपर, तो ये जो है ना मेरा तीसरे वाला, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि जब आप इस एंकर टैग के ऊपर, ये वाला जो आप एंकर टैग देख रहे हैं, ये वाला, इसके ऊपर करें क्लिक, तो ये वाला पेज, मतलब ये वाला जो है ना पोर्शन, ये सामने आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो इस पोर्शन के ऊपर आपने कोई CSS अप्लाई करनी है। तो हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये वाली आईडी इस देंगे HREF के अंदर, और फिर इसी आईडी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टारगेट के अंदर। जो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है। ये सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने सेव किया, तो अब देखिए आप, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ पर समझ आ रही होगी। तो बेसिकली आज हमने किया क्या है कि हमने जो है ना वो अब टारगेट को भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। ओके, तो बेसिकली आज हमने बात की CSS के अंदर सूडो क्लास के बारे में। तो यहाँ पे मैंने किया क्या था, मैंने इसको किया था डिवाइड 4 कॉलम के अंदर, ठीक है। जो कॉलम 1 था, कॉलम 1 के अंदर जो है ना जो भी हैं क्लासेज, अगर आपने वो सीखनी है तो आप देखें क्लास 28। और जो कॉलम 2 था वो मैंने, मतलब उसके अंदर जो भी थी सूडो क्लासेज मैंने आपको आज की क्लास के अंदर टीच कर दी हैं। और जो कॉलम 3 है उसमें जो भी हैं सूडो क्लासेज हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि कॉलम 3 पर जो है सूडो क्लासेज उसको फॉर्म को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो कॉलम 4 था उसमें सिर्फ एक ही थी सूडो क्लास रूट वाली, वो मैं आपको CSS की क्लास 32 में सिखा चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास समझ में आई होगी। बेसिकली ये क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी थी, तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि अगर अपने चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 35 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।